एवरीवन, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसे हम 5 मिनट वाला प्लाजो भी कहते हैं। इसे आप नाइट सूट, कोट सेट और डेली वेयर के लिए बना सकते हैं। ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि ये बहुत लूज़ बनता है। जब आप इस प्लाजो को बनाना सीख जाएंगे तो आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं, इसलिए इसे 5 मिनट वाला प्लाजो कहते हैं। मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट्स को बहुत डिटेल से समझाया है, जिसमें आपके जो भी मेजर्स डाउट होते हैं, जैसे आसन में खिंचाव आना, हैवी साइज़ में जिनका टमी बाहर होता है उन्हें क्या चेंजेस करना है और मोहरी की सिलाई को गुम करना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाया है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बना है, बट इसे देखने के बाद आप किसी भी साइज़ के लिए ये प्लाजो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। देखिए ऐसे। तो स्ट्रेट प्लाजो के लिए आप 2 से 2.5 मीटर तक का फैब्रिक ले सकते हैं। वो आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखना है कि आपने कितना फैब्रिक लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से। अब देखिए, यहाँ पर कन्नी वाली साइड से भी हमने इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे। अब देखिए, यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा इलास्टिक फोल्डिंग के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले प्लाजो में हम अलग से बेल्ट नहीं लगाते, इसमें हम साथ ही बेल्ट के लिए मार्जिन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 2.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, बेल्ट के लिए फोल्डिंग के लिए लिया है, तो ये सभी साइज के लिए फिक्स है, ये सभी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए, इस प्लाजो के लिए हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपनी लेंथ लेनी है कि हमारे प्लाजो की कितनी लेंथ है और हमारा हिप साइज़ कितना है, और तीसरा है मोहरी साइज़, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लूज प्लाजो बनता है तो इसमें मोहरी भी हम थोड़ी बड़ी रखेंगे। तो देखिए, मेरा मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। देखिए, जो मेरे प्लाजो की लेंथ है वो है 36 इंचेस और हिप साइज़ मेरा 34 है, और मोहरी मैं अपनी 10 इंच की रखूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं, आपकी जितनी लेंथ हो उतना आपने लिखना है, ठीक है। हिप आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है और मोहरी का साइज़ आप 9, 10, 11, 12 इंच जितना लूज़ ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो फैब्रिक को इक्वल करने के लिए ये मार्क लगाया था, तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल कर इक्वल कर देना है इस तरह से। तो अब हमने यहाँ से अपनी लेंथ लेनी है। ये 2.5 इंच पर मैंने आपको बताया था कि हमने ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मार्क किया है, तो ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है, सभी ने 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब देखिए, इस मार्क से हमने लेंथ मेज़र करनी है। तो मेरी लेंथ है 36 इंचेस। तो देखिए, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हमने मेज़र टेप को रखना है, और यहाँ पर नीचे देखिए 36 इंचेस जहाँ हमारा आया है वहाँ पर हमने मार्क करना है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी हमने बॉटम फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच लेना है, ठीक है। ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आपको 2.5 इंच लेना है, 1.5 इंच या 2 इंच। वो क्यों? अगर तो आपका फैब्रिक पूरा है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए ले सकते हैं अगर आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं। अगर आप कम फोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2.5 इंच से कम यानी कि 2 या 1.5 इंच भी ले सकते हैं बॉटम फोल्डिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक मार्क करके, तो मैं इसे थोड़ा चौड़ा ही फोल्ड करूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अभी तक मैंने क्या किया है, यहाँ पर बॉटम फोल्ड, यहाँ पर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच पे मार्क किया, फिर उस मार्क से मैंने लेंथ ली, लेंथ के नीचे फिर मैंने बॉटम फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच पे मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इतना क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा सारा ही काम हमारे हिप साइज का है, ठीक है। तो देखिए, आपका जितना भी हिप साइज हो, ठीक है, आपने उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जितना आएगा उसमें आपने 2.5 यानी कि 2.5 इंच की लूजिंग देनी है, और जितना आएगा उसको यहाँ पर मार्क करना है। तो देखिए, एक बार मैं आपको नोटबुक पर समझा देती हूँ इसको। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपना हिप साइज़ लेना है,
ठीक है, जितना भी आपका हिप साइज है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो भी आएगा उसमें आपने 2.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है कि आपने 2.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर हिप साइज 34 है, उसको 4 से डिवाइड किया तो 8.5 आया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी हिप साइज होगा तो यहाँ पर भी चेंज आएगा उसको डिवाइड करने के बाद, लेकिन ये जो 2.5 इंच है ये सभी साइज के लिए फिक्स है प्लस करना। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर फिर हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मार्किंग करने के बाद अब हमने अपने आसन की लेंथ लेनी है। तो आसन की लेंथ भी हमने इसी तरह से लेनी है, हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितना आएगा, हिप का 4th पार्ट था हमारा 8.5 इंच, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना 11 इंच। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 11 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, ये हमारा आसन है। ठीक है, तो अब किस साइज में हमने कितनी लूजिंग देनी है वो मैं यहाँ पर समझाती हूँ। तो देखिए आपने यहाँ पर एक चीज समझनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने आसन की लेंथ ली है हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए ये क्या हमने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग सभी साइज में लेनी है? नहीं, जब तक आपका हिप साइज 40 तक है तब तक आपने ये लूजिंग हमने 2.5 इंच तक लेनी है। लेकिन जैसे ही आपका हिप साइज 40 प्लस जाता है तब आपकी ये लूजिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो कम कितनी हो जाएगी, आप इसे 2 इंच ले सकते हैं, 1.5 इंच ले सकते हैं। क्लियर? वो क्यों? क्योंकि अगर हमारा हिप साइज ही ज्यादा होगा तो उसका 4th पार्ट करके पहले ही एक्स्ट्रा आएगा, फिर अगर हम उसमें 2.5 इंच की लूजिंग दे देंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा, जिससे हमारा गिदरी पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने जैसे जैसे हमारा हिप साइज प्लस होता जाएगा 40 प्लस, तब हमने यहाँ पर 2.5 की जगह 2 या 1.5 इंच की लूजिंग प्लस करनी है। क्लियर? हाँ, और अगर यहीं पर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर ये लूजिंग हम 3 इंच 4 इंच तक कर सकते हैं। तो देखिए इतना आसन लेने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने क्रोच एरिया की विड्थ लेनी है, यानी कि क्रोच एरिया की चौड़ाई। तो वो हम कितनी ले सकते हैं? तो एक स्टैंडर्ड साइज है हमारा 2.5 इंच का। ठीक है, नॉर्मल टू मीडियम साइज में 2.5 इंच ले सकते हैं। और अगर आपका इससे हैवी साइज हो जाता है, यानी कि ठीक है मीडियम साइज से हैवी साइज में जाता है, तो हम ये यहाँ पर क्रोच एरिया की विड्थ 3-3.5 इंच ले सकते हैं। लेकिन अगर साइज 60 प्लस चला जाता है हिप का तो यहाँ से हम ये विड्थ 5 इंच तक भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो स्टैंडर्ड साइज हमारा 2.5 इंच है, लेकिन अगर कोई लूज पहनना पसंद करता है यहाँ से तो 3 इंच भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच, लूज पहनना पसंद करते हैं 3 इंच, और जितना जैसे जैसे हैवी साइज होता जाएगा तो ये साइज हमारा 3, 3.5, 4 और लास्ट 60 प्लस साइज के लिए हम इसे 5 इंच तक ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे प्लस मार्क किया ऐसे। ठीक है, जितना हमने यहाँ पे किया है ऐसे ही 2.5 इंच पे हमारा यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक तो देखिए आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर क्रोच एरिया की विड्थ 2.5 इंच ली है। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा पहले मार्क एक जो था वो 2.5 इंच पे ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पर क्रोच एरिया की लेंथ जो है वो बढ़ाकर 3 इंच लेते या 3.5 इंच लेते, ठीक है, तब हमारा ये वाला मार्क भी इतना ही जाना था। यानी कि जितना आप यहाँ से बढ़ाओगे उतना ही आपने यहाँ से लेना है बढ़ाकर। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3.5 लेती, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ये मैं पिंक कलर से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पर ही मार्क करती। क्लियर? और फिर इसको यहाँ से शेप दे देती। ठीक है, तो देखिए इतना मार्क करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो ये मार्क है यहाँ तक हमने लेंथ लेनी है। कितनी आई है? तो ये मेरा 13.5 आ रहा है, तो अब मैंने इस 13.5 का हाफ करना है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, अब देखना है हमने कि ये हमारी कितना आया है। इसका हाफ करने के बाद कितना आया, ये मेरा लगभग 6.25 इंच आया है। ठीक है, जितना हमारा यहाँ से था उसका हाफ किया, हाफ करने के बाद यहाँ पर मार्क किया, जितना आया उसको मेजर करेंगे। तो मेरा यहाँ पर 6.25 इंच आया, तो यही 6.25 इंच हमने यहाँ पर नीचे मोहरी वाली साइड पर लाकर, तो देखिए अब ये हमारा मोहरी के लिए साइज है।
तो हमारी मोहरी थी 10 इंच की, तो ये जो मैंने मार्क किया है इसको हम पूरा ऊपर तक मिला देंगे इस तरह से स्केल की हेल्प से, ऐसे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए, तो अब ये जो मार्क है, ठीक है, तो मेरी मोहरी की लेंथ थी 10 इंच, ठीक है, आप 10, 11, 12 जितनी भी लोगे, ठीक है, तो मैंने 10 इंच ली है, तो इस मार्क से मैंने 10 इंच का हाफ करना है, ठीक है, तो इस मार्क से मैं 5 इंच इधर मार्क करूंगी और 5 इंच इधर, तो टोटल कितना हो गया देखिए यहाँ तक 10 इंच, और हाफ इंच मैं यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करूंगी, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी मोहरी 10 इंच की ली थी, तो इस मार्क से 5 इंच इधर मार्क किया, 5 इंच इधर मार्क किया, और हाफ इंच मैंने दोनों तरफ एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन के लिए लिया है, देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर यही मोहरी साइज 12 इंच का रखते, तो आप कैसे करते, इस मार्क से 6 इंच इधर मार्क करते और 6 इंच इस तरफ मार्क करते, ठीक है, और हाफ इंच इसी तरह से एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो अब हम इन निशानों को यहाँ पर लेग शेपर की हेल्प से मिलाएंगे। देखिए, तो ये हमारा लेग शेपर है, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे करना है। तो जैसे ये स्ट्रेट प्लाजो है, तो हम इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे रखा था, इसी तरह से पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे इस वाले कॉर्नर से मिलाएंगे यहाँ तक, और फिर से इसको यहाँ पर इस वाले पॉइंट से हम थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इस पॉइंट तक मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से, ये इसमें ऑलरेडी कर्व शेप है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से, और ये देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है मार्क हुआ, ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से मिलाएंगे और ऐसे शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्ट्रेट प्लाजो की मार्किंग हो गई है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको स्ट्रेट करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करी थी, फिर वहाँ से हमने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क लिया था इलास्टिक फोल्डिंग के लिए, और फिर उसी मार्क से हमने यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर करी थी, जितनी भी लेंथ थी उसमें हमने 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया था बॉटम फोल्डिंग के लिए। फिर उसके बाद हमने अपना हिप का 4th पार्ट किया और उसमें 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग दी, ठीक है, तो जितना आया उस पर मार्क किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपने आसन की लेंथ ली, आसन की लेंथ भी हमने अपनी उसी तरह से ली कि हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2.5 इंच की हमने एक्स्ट्रा लूजिंग दी, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ये लूजिंग हमारी कम होगी, ठीक है, और जैसे कि हम बच्चों के लिए बनाएंगे तो ये लूजिंग हम एक्स्ट्रा कर देंगे। तो वो मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ, बार बार करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने क्रोच की विड्थ लेनी है, यानी कि चौड़ाई लेनी है। तो एक स्टैंडर्ड साइज के लिए ये हमारी 2.5 इंच लेनी है, लेकिन अगर आपका हैवी साइज है तो आप इसे 3, 3.5 इंच ले सकते हैं। अगर हिप साइज किसी का 60 प्लस है तब आप ये विड्थ यहाँ पर 5 इंच भी ले सकते हैं। क्लियर? अब जितना हमारा यहाँ पर आएगा उसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। क्लियर? जितनी आएगी उसका हाफ करना है, हाफ करके उसका मार्क करना है, और उतना ही जितना यहाँ पर हमारा हाफ करके आया है उसको ही हमने यहाँ पर मोहरी की तरफ मार्क करना है। फिर उस मार्क से हमने जितनी भी हमारी मोहरी हमने रखी है, ठीक है, उसका हाफ प्लस उसमें 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करना है, और उतना ही हमने दूसरी तरफ भी मार्क करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो देखिए एक पॉइंट और आपने इसमें समझना है, ठीक है, ये जो प्लाजो हमारा होता है ये थोड़ा हैवी साइज में, इसका यहाँ से यानी कि गिदरी वाली साइड से इसका उठने का डर रहता है, ठीक है, कि ये थोड़ा ऊंचा उठा रहता है। वो किस साइज में होगा? अगर तो किसी का 50 प्लस साइज है तो ये यहाँ से उठने का डर रहता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? हमने यहाँ से 1/2 इंच जितना बढ़ाना है, ठीक है, यहाँ पर नीचे मैं पिंक कलर से मार्क करूंगी ताकि आपको अलग दिखे, ठीक है, 1/2 इंच जितना बढ़ाएंगे, और यहाँ पर तिरछे में हमने एक लाइन ड्रॉ करके मिलानी है, यानी कि जो हमारी मेन लाइन थी उसी से हमने यहाँ पर तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो देखिए ऐसा हमने सिर्फ 50 प्लस साइजेस में करना है,
मेरा साइज बहुत स्मॉल है तो इसलिए मैं इस निशान को मिटा दूंगी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, तो आपने कटिंग देखनी है कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे से ही कटिंग शुरू करती हूँ। देखिए ऐसे मैं इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी, लेकिन अगर वही कि अगर 50+ साइज़ है तो आपने तिरछे में कटिंग करना था, ठीक है। इतना कटिंग हो गया। अब मैं इसकी ऊपर से ऐसे कटिंग कर दूँगी। ये बहुत इजी होता है बनाने में और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा जल्दी बन के रेडी हो जाता है, और बिगनर्स इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ साइड से भी हमने देखिए ये जो शेप हमने यहाँ पे दी थी इसको इसी तरह से शेप में ही कट करना है, ताकि यहाँ पर कोई भी किसी तरह का कॉर्नर ना बने। अब एक पॉइंट और है जो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए एक चीज़ और आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कुछ लेडीज़ होती हैं, ठीक है, जिनका टमी होता है निकला हुआ, ठीक है, तो उनका क्या होता है, यहाँ से उनको थोड़ा डाउन चाहिए होता है, क्योंकि वो टमी से नीचे ही इसको रख सकती हैं, ठीक है। तो ऊपर से पीछे बैक साइड से तो उनको फुल चाहिए होता है, लेकिन यहाँ से उनको थोड़ा सा कर्व में चाहिए होता है, क्योंकि उनका टमी निकला होता है, ठीक है। फ्लैट टमी के लिए तो इसकी कोई नीड नहीं है, बट अगर किसी का जैसे हैवी साइजेस होते हैं तो उनमें टमी निकला हुआ होता है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डाउन करना होता है। वो कितना करना होता है, तो इसकी जो डाउन करने की मार्किंग है वो मैं आपको इसके फ्रंट पार्ट के आसन ज्वाइंट करने के बाद बताऊंगी, यानी कि स्टिचिंग के टाइम। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज होकर इसके चारों पल्लों को कट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आपसे यहाँ पर ये वाली मिस्टेक हो। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए ये हमारे 4 पार्ट्स थे, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाकर हमने अलग कर लेना है इस तरह से, और ये 2 पार्ट्स को अलग कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। वैसे तो दोनों बिल्कुल सेम इक्वल ही हैं, कि आप जिस मर्जी को फ्रंट बना सकते हो, ठीक है। बट देखिए जो हमारा मार्किंग वाला है उसे ही हम अपना फ्रंट मानेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इनके आसन को जॉइंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनके आसन को जॉइंट करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी शुरू करनी है इस तरह से यहाँ तक, और आसन पर हमने डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। ये सबके लिए कंपलसरी है, हमने डबल स्टिच ही करना है। और इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमने यहाँ पर डबल स्टिच करते हुए सिलाई यहाँ तक लगानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके आसन को जॉइंट कर लेते हैं, फिर फ्रंट पार्ट में मैंने कुछ आपको समझाना है, ठीक है। तो वो मैं ये स्टिच लगाने के बाद आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट का आसन जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले यहाँ नीचे से सिलाई लगानी शुरू करनी है। देखिए जहाँ से हमने यहाँ पर इसे कर्व शेप दी है, ठीक है। तो हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके फ्रंट पार्ट के आसन पर इस तरह से डबल स्टिच कर ली है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और इस पर भी हमने सेम इसी तरह से डबल स्टिच लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके आसन को जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने प्लाजो की आसन को स्टिच कर लिया है इस तरह से, और इसी तरह से बैक पार्ट के भी आसन को इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से जॉइंट होके आया है, ठीक है। इस तरह से जॉइंट हो गया ये। तो फ्रंट पार्ट में कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगी अब अच्छे से। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट में आपको कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ से बैक पार्ट को साइड कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ कि हमें किस किस हिप साइज के अकॉर्डिंग कितना कितना डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा हिप साइज कम होता है लेकिन टमी बाहर की तरफ होता है कम साइज में भी, तो वहाँ पर भी हमें डाउन करना होता है, ठीक है। तो मैं आप एक बार समझ लीजिए, जैसे कि हमारा हिप साइज 28 to 32 के अंडर आता है, तब हमने 1 इंच तक डाउन जाना है, ठीक है। उसके बाद 33 to 36 में हमने 1.5 इंच तक डाउन जाना है, और 37 to 40 साइज में हमने 2 इंच तक डाउन जाना है, और 41 to 45 में 2.5 इंच तक, 46 प्लस साइजेस में हमने 3 इंच तक डाउन जाना है। जैसे कि हमारा हिप साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो जिसका हिप साइज ज़्यादा होगा तो उसमें
चांसेस रहते हैं कि हमारा टमी बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो उसमें हमने उतना ज़्यादा डाउन करते जाना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की शेप को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से हमारा आसन होता है, ठीक है, ये स्टिच किया, वहाँ से हमने डाउन करना है, ठीक है। जिसका जितना हिप साइज उसको उसके अकॉर्डिंग डाउन करना है। किसी किसी का फ्लैट भी टमी होता है तो उसको उसके लिए ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि उसने डाउन ही करना है, वो बिल्कुल स्ट्रेट भी इसको रख सकता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा साइज 33 to 36 के अंडर आता है, यानी कि मेरा जो हिप साइज है वो 34 है, ठीक है। 34 मेरा हिप साइज है, तो उसमें मेरा कितना आ रहा है, 1.5 इंच तक डाउन जाने का ये इसमें दिखा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा जो टमी है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो मैं यहाँ पर डाउन नहीं करूँगी, ठीक है। क्लियर कि अगर आपका हिप साइज जितना जितना है और आपका टमी बाहर है तब तो आपने डाउन जाना है, लेकिन अगर आपका टमी फ्लैट है तब आपको डाउन करना नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा हिप साइज 34 है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ से 1.5 इंच डाउन जाना बनता है, ठीक है, यानी कि उसमें मैंने चार्ट में बताया है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मेरा फ्लैट टमी है तो मेरे लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है, डाउन जाना या नहीं जाना, ओके। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया। तो देखिए यहाँ डाउन जाने के लिए मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया। अब इसको मैं स्केल की हेल्प से इस तरह से ऐसे मिला लूँगी, ठीक है। अपने अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर उतना ही डाउन जाना है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपका 2 इंच आएगा तो आपने 2 इंच का मार्क करके ऐसे तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 2.5 इंच आता है तो 2.5 इंच पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हमारा आसन छोटा हो जाएगा, नहीं, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा टमी बाहर है तो वो ही हम क्या करेंगे, उसको नीचे थोड़ा नीचे करके पहनना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आसन हमारा बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये कम नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर आपको अच्छे से आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि हमारा ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ से लिया था, बट अब क्या हो गया, हमारा यहाँ से हमने डाउन कर दिया 1.5 इंच, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग आप इससे ज़्यादा भी करेंगे तो आपने जो 2.5 इंच की फोल्डिंग के लिए मार्क किया था ना, वो आपने दोबारा मार्क करना है यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और उस वाले साइज को इस तरह से इस वाले से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, जब आप इसको इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करोगे ना, तो आपके बीच में रिंकल्स आएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ रिंकल्स आएंगे, तो उन रिंकल्स को आने देना है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो वो उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि हमने कैसे डाउन जाना है और डाउन जाने के बाद हमने किस तरह से मार्क करना है। उसके बाद हमारा जो 2.5 इंच का इलास्टिक फोल्डिंग के लिए निशान था वो हमने दोबारा से यहाँ पर दोबारा मार्क करना है, क्लियर। और फिर उसको जो हमारा ये लास्ट वाला मार्क था, ठीक है, इससे इस तरह से मैच करना है। तो मेरा तो यहाँ पर फ्लैट टमी है तो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि जिनका भी फ्लैट टमी है, ठीक है, जिनको स्ट्रेट फोल्ड करना है तो उनके लिए तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए उन्होंने इस तरह से फोल्ड कर देना, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। इस निशान को हम इस तरफ भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। उनको क्या करना है, दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करने के बाद बिल्कुल सिंपल ऐसे और इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिनका फ्लैट टमी है, जिनको कोई भी वहाँ से शेप नहीं देनी, ठीक है। फ्लैट टमी वालों को बिल्कुल यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसको स्टिच लगा देना है, क्लियर, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है, देखिए जिनका यहाँ से डाउन हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्लैट टमी है तो मेरे लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको शेप देकर ही समझाऊंगी डाउन करके, ताकि आपका जो डाउट्स है कि वो रिंकल्स आते हैं तो वो हमने कैसे ठीक करने हैं, ठीक है। कि यहाँ से देखिए जैसे ये तिरछा हो गया कि कैसे फोल्ड होगा, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से डाउन करूंगी। उससे पहले मैंने जो ये मार्क किए थे इनको मैं डार्क कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ से ये जो मैंने डाउन किया था इसको मैं यहाँ पर कट कर लूँगी ऐसे, इस तरह से। जिसका जितना डाउन है उसने उतने पर ही मार्क करके इसको इस तरह से कर देना, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये लेकिन ये सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट में ही करना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक का तो हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। फ्रंट में ही हो सकता है कि हमारा टमी बाहर है तो हम नीचे की तरफ से पहनना पसंद करेंगे, ठीक है। मतलब पसंद क्या करेंगे, पहनना ही पड़ता है थोड़ा नीचे करके फिर तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके साइड में स्टिच लगा दी है और दूसरी तरफ भी मैंने इसको साइड स्टिच लगा के रेडी कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, नीचे से ये हमने 2.5 इंच पर मोरी के फोल्डिंग के लिए मार्क किया था, ठीक है, दोनों तरफ लगाए हुए हैं। तो अब हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है, तो वो किस तरह से करना है मैं आपको एक बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारे प्लाजो की उल्टी साइड है, ठीक है, और यहाँ से हमने मोरी के लिए 2.5 इंच पर ये बिल्कुल स्ट्रेट मार्क किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पहले फोल्ड करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और आप इसको पहले यहाँ पर आयरन कर लीजिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड करते हुए, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा फैब्रिक, तो हमें यहाँ पर सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पर आयरन लगा लेंगे। आयरन लगाने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। फिर हमने इसके यहाँ पर किनारे पर इस तरह से स्टिच लगानी है यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसकी दूसरी मोहरी को भी रेडी करना है, ठीक है। इस पर भी हमने बिल्कुल इसी तरह से मार्क किया हुआ है और इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही पहले आयरन की हेल्प से अच्छे से बिठा लेना है इसको, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पर भी पूरे में हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोहरी को अच्छे से आयरन करके इस तरीके से बॉटम वाली साइड से ऐसे सेट कर लिया है, देखिए आयरन की हेल्प से। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर ऐसे यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ से स्ट्रेट सिलाई यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक ले जाते हुए इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो यह है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप ये साइड वाली सिलाई को ना गुम कैसे कर सकते हैं यहाँ मोहरी की तरफ से, ठीक है। प्रोफेशनल तरीका है ये यहाँ से सिलाई को गुम करने का, तो मैं आपको उस तरीके से बताऊँगी। अगर आपने सिंपली बनाने हैं, ठीक है, कि आपको ये इस तरह से नहीं करना है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगाए और उसके बाद बस इसको यहाँ से बंद कर दें, ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। क्लियर। तो देखिए जो सिलाई गुम करने का प्रोफेशनल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने यहाँ पर पहले सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और देखिए बिल्कुल इसको अच्छे से यहाँ पर मिला कर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमने ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने एज इट इज़ ऐसे रखना है, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर ऐसे टर्न करके रखेंगे, देखिए ये एज इट इज़ रखना है, ठीक है, फोल्ड हुआ जैसे हमने फोल्ड किया था। और दूसरे वाले को इसके ऊपर इस तरह से, देखिए ये भी फोल्ड था नीचे से, ठीक है, लेकिन इसको हमने टर्न करके इसके ऊपर लेना है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे था ये, और इसको इसके ऊपर टर्न करके लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए कि मैं कैसे स्टिच करती हूँ इसको। ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से डबल स्टिच देंगे, ठीक है। यहीं से हम एक बार इसको टर्न कर लेंगे फुट को, और ये हम डबल स्टिच इसको सिलाई को पक्का करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बस अब ऊपर बिल्कुल सीधा ले जाना है इसको, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आसन से आसन को इस तरह से मिलाना है। देखिए जब हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई होगी ना, तो हमारे यहाँ पर कहीं पर भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए हमारा यहाँ पर आसन से आसन भी बिल्कुल मिला हुआ है, ठीक है। अब इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे यहाँ ऊपर से ही, ठीक है। डबल स्टिच करना कंपलसरी है, जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाती है।
अब हम इस सिलाई को इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टिच कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि कैसे हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये स्टिच गुम हो गई है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब ये इस तरह से गुम हो गई है हमारी सिलाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ पर तुरपाई कर लीजिए पूरे में, ठीक है, और चाहे आप यहाँ पर साथ साथ सिलाई भी लगा लीजिए। चलो मैं आपको सिलाई लगा कर ही दिखा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसको ऐसे करके राउंड में, और बहुत ही इजी तरीके से ये स्टिच हमारी कंप्लीट होगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ऐसे हमारी ऊपर से इसको अच्छे से स्टिच हो गया ये। ठीक है, और ये इसके अंदर वाली साइड है, देखिए दोनों तरफ से हमारी स्टिच बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ठीक है, गुम स्टिच हो गई है, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा देखिए बॉटम पार्ट। तो देखिए इसी तरह से हम अब इस दूसरी मोहरी को भी रेडी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से इसकी मोहरियों को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है, और इसके यहाँ पर साइड में आसन पर तक पूरी प्रॉपर सिलाई लगा ली है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए फोल्ड करना है। ठीक है, तो देखिए जिनका बिल्कुल फ्लैट टमी है उन्होंने यहाँ से डाउन नहीं किया होगा। ठीक है, तो जब डाउन नहीं किया होगा तो उनका यहाँ से फैब्रिक भी कट नहीं हुआ होगा। ठीक है, उनका बिल्कुल फैब्रिक यहाँ तक होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से टर्न करके बैक कर लेंगे। बैक पार्ट में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जिनका बिल्कुल फ्लैट टमी है उनका यहाँ से फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट होगा, फ्रंट से भी और बैक से भी। ठीक है, तो इसलिए इस साइड आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निशान है हमने 2.5 इंच पे लगाने हैं। ठीक है, 2.5 इंच पे लगाकर इसको बिल्कुल ऐसे मिला लेना है। ठीक है, और इसको सिंपली जैसे हमने नीचे से मोहरी को फोल्ड किया था ना, ऐसे पहले 1/2 इंच और फिर उसके बाद ऐसे प्रॉपर यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऐसे ही पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, उन्हें कोई भी रिंकल्स वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनका फैब्रिक बिल्कुल इक्वल था। ठीक है, यहाँ से फोल्डिंग के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन्होंने यहाँ से फैब्रिक को डाउन किया था, ठीक है, उनको यहाँ से कैसे फोल्ड करना है। ठीक है, तो देखिए जब हमने यहाँ से इसको डाउन किया था यहाँ से 1.5 इंच, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि हमारा जब डाउन हो जाएगा 1.5 इंच पे, 2 इंच पे, जिसका जितना भी, मेरा 1.5 इंच पे डाउन हुआ था, तो फिर मैंने वो डाउन करके उस वाले मार्क से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया था एक। ठीक है, जैसे यहाँ तक मेरा डाउन हुआ था, फिर मैंने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया था, और फिर उस वाले निशान को मैंने यहाँ पर मिलाया था साइड में। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने चाहे तो हम इस फैब्रिक को ऐसे इसके ऊपर रखकर डैप डैप कर सकते हैं, तो ये निशान उस साइड भी चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको प्रॉपर ये निशान दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा कर्व में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ फ्रंट से लेंगे हम। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसको यहाँ पर बिल्कुल स्टिच से स्टिच मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे करना है, और बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर की सिलाई है ना हमारी, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे करना है। अब देखिए एक चीज़ जिससे हमारे रिंकल्स नहीं आएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है कि फैब्रिक को ऊपर से तो हमने लूज़ छोड़ देना है ऐसे। ठीक है, और नीचे से थोड़ा, यानी कि इस वाली साइड से हमने थोड़ा सा इसको ऐसे खींचकर थोड़ा सिलाई लगानी है, जिससे हमारे यहाँ पर कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको एक शेप दे देनी है, और यहाँ पर ये स्टिच है ना, यहाँ पर फोल्ड करके इसको ऊपर से हमने लूज़ छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये लूज़ छोड़ दिया है, और नीचे से थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा खींचना है। ठीक है, ऐसे, और अब सिलाई लगानी। देखिए कोई रिंकल्स नहीं दिख रहा ना, ऐसे। तो इस तरह से हमारे रिंकल्स नहीं आएंगे, ऊपर से लूज़ छोड़ना है। देखिए रिंकल्स ना आने का मेन क्या है हमारा, कि हमारी ना स्टिच से स्टिच मैच हो रही है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो जब हम ऐसे बिल्कुल प्रॉपर सिलाई से यहाँ पर कॉर्नर से ऐसे देखिए इस तरह से मिलाकर रखेंगे ना इसको, तब हमारे रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब एक चीज़ देखनी है आपने, यहाँ पर हम जब स्टिच लगाते आएंगे ना, तो यहाँ पर हमने 2 इंच जितना हमने ओपन छोड़ना है यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे।
यहाँ तक हम सिलाई लेकर आएंगे। और इसको थोड़ा सा यहाँ से टर्न करेंगे सिलाई को, ठीक है। और इसको यहाँ से सिलाई को निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक फोल्डिंग के लिए यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। और देखिए आप मेरा यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई रिंकल्स नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सिलाई लगाते हुए आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच जितना मार्जिन यहाँ पर ओपन छोड़ा है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो इलास्टिक के लिए हमें वेस्ट मेजरमेंट की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो जितना भी हमारा वेस्ट राउंड होगा, ठीक है, जैसे मेरा वेस्ट राउंड 28 है, ठीक है, तो उसमें से हमने 4 इंचेस माइनस करने हैं और जितना आएगा उतने इंच की हमने इलास्टिक लेनी है, क्योंकि इलास्टिक हमारी ऑलरेडी स्ट्रेचेबल होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद इस पर यहाँ से अच्छे से पक्की यहाँ पर स्टिच लगा ली हैं 2-3, ठीक है। और फिर इसको हम इस तरह से ट्राउज़र में सेट कर देंगे, प्लाज़ो में अपने में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ से ये हमारा ओपन था ना, इसको हम यहाँ से सिलकर बंद कर देंगे। यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको बंद करेंगे। ध्यान देना है कि हमारे इलास्टिक के ऊपर स्टिच ना चल जाए, ठीक है। तो इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगानी है, ठीक है। और स्टिच को हमने थोड़ा डबल कर देना है। देखिए इस तरह से इसमें हमने इलास्टिक डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हुए और इस पर एक और सिलाई इसके सेंटर में लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से। सेंटर से यहाँ पर इसको रखेंगे और इस तरह से खींचते हुए हमने तो देखिए हमारे 5 मिनट वाले प्लाजो की लुक कुछ इस तरह से आई है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही लूज बना है। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।